बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज कल वाले टॉपिक की कंटिन्यूटी है। यानी कल हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द मिडल इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड यानी 11th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी पढ़ा था और वो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। और आज जो है उसके साइलेंट फीचर पढ़ेंगे या उसके वेरिएशंस पढ़ेंगे या चेंजेस पढ़ेंगे कि कैसे एंग्लो सेक्सन पीरियड से यानी इंग्लिश लैंग्वेज की जो है यानी कौन से वेरिएशन उसमें आ गए और मिडल इंग्लिश में कौन कौन सी ऐसी नुमाया यानी तब्दीलियाँ हो गई या ट्रांसफॉर्मेशन हो गई या उसके अंदर ऐसे चीदा खासियतें क्या थी जिसकी वजह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है मिडल इंग्लिश लैंग्वेज यानी पीरियड की अक्कासी करती है या रिफ्लेक्शन करता है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली यानी कल वाले टॉपिक की कंटिन्यूटी है। कल हमने उसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था और वो किस एज का यानी मिडल इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड का या जिसको सेकंड पीरियड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कहते हैं। अमूमन आप लोग को यूट्यूब पे यानी इंग्लिश लिटरेचर के बारे में उसकी हिस्ट्री बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन लैंग्वेज के बारे में बहुत कम जो है यानी मटेरियल वहाँ पे जो है अवेलेबल है। इसी वजह से मैंने कोशिश की है कि ऐसी एम्बिग्विटीज़ और ऐसी चीज़ें जो है स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट की जाए ताकि उनको जो है आने वाले एग्जामिनेशन में या टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए मुफीद है ताकि वो क्लास में प्रेजेंटेशन के लिए भी एज ए नोट्स भी उसको यूज़ कर सकता है। तो आज के टॉपिक में बेसिकली हमने साइलेंट फीचर्स को पढ़ना है या करेक्टरिस्टिक फीचर्स को पढ़ना है या चेंजेस को पढ़ना है या वेरिएशंस को पढ़ना है कि कौन सी 11th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक यानी मिडल इंग्लिश लैंग्वेज या दरमियानी इंग्लिश लैंग्वेज या जिसको आप लोग जो है सेकंड पीरियड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कहते हैं। इससे पहले एंग्लो सेक्सन का एज था और एंग्लो सेक्सन के बाद जो है मिडल इंग्लिश लैंग्वेज या फर्स्ट के बाद सेकंड शुरू हो गया और ये सेकंड जो है मिडल इंग्लिश लैंग्वेज या एंग्लो नॉर्मल पीरियड भी कहलाया जाता है। अब जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग उसके इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाए। इंट्रोडक्शन उसका क्या बनता है यानी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द मिडल इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड और ये 11th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी में यानी कैसे उसका इंट्रोडक्शन क्या बनता है आप लोग देख रहे हैं। यानी मिडल इंग्लिश जो है आल्सो नोन एज एंग्लो नॉर्मन इंग्लिश, इस कॉन्सेप्ट को समझे कि जिसको हम मिडल इंग्लिश पीरियड कहते हैं वो एक्चुअली एंग्लो नॉर्मन पीरियड इंग्लिश यानी एंग्लो नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड भी कहलाता है। यानी एंग्लो नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड उसे कहें या मिडल इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड कहें, दोनों सेम है। और ये किस चीज़ को रेफ़र करता है, रेफर्स हवाला करता है टू द पीरियड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी कौन सी उसके लैंग्वेज की डेवलपमेंट दैट अकर जो कि वकूफ़ पज़ीर हुई बिटवीन द लेट 11th सेंचुरी एंड द लेट 15th सेंचुरी यानी 11th सेंचुरी के आखिरी अयाम से शुरू हुई और 15th सेंचुरी के आखिरी अयाम तक ये ड्यूरेशन जारी रहा। ड्यूरिंग दिस टाइम मिडल इंग्लिश लैंग्वेज जो है अंडरवेंट अ सिग्निफिकेंट चेंजेस, कई किस्म के वेरिएशन कई किस्म के चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन आया एज इट एवॉल्व फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश, जैसा कि ये ओल्ड इंग्लिश जो है नमूदार हुआ था विच वाज हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नर्स एंड जर्मनिक लैंग्वेज, क्योंकि वहाँ वो डायलेक्टिक लैंग्वेजेस में से एक नर्स लैंग्वेज भी थी, गोतल लैंग्वेज भी थी और जर्मनिक लैंग्वेजेस थे। तो इसका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा टू द अर्ली मॉडर्न इंग्लिश of the Renaissance period in Renaissance period या modern एज तक। here are some silent feature of the middle English language period यानी कुछ ये तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन था और इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने क्या चीज़ सीखा कि इसको एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी कहते हैं और मिडल इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड भी कहते हैं और ये 11 to 15th सेंचुरी के लास्ट अयाम तक जारी रहा और इस पर जो है काफ़ी असरात है कौन से लैंग्वेजेस के यानी जो इंग्लिश का पुराना नाम है यानी वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज के और जो उस जर्मनिक लैंग्वेज के साथ जितने भी मकामी दूसरे बोलियाँ थी यानी नर्स वगैरह तो वो या सेल्टिक वगैरह लैंग्वेजेस की भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है। अब नंबर 2 को आप लोग देखें यानी नॉर्मन फ्रेंच इन्फ्लुएंस ऑब्लिक या ये 2 नंबर का है और 3 नंबर पे क्या है यानी फोनोलॉजिकल
चेंजेस यानी कैसे साउंड बेस्ड चेंजेस उसमें आए या कैसे नॉर्मन फ्रेंच इन्फ्लुएंस उस पर था। यानी जैसा कि आप लोग को मालूम है कि इससे पहले एंगल और सेक्सन दो ट्राइब्स थे, तो अब जो है यानी एंग्लो नॉर्मन यानी एंगल भी है और नॉर्मन भी है। लेकिन यहाँ पे नॉर्मन लोग जो है बेसिकली कौन थे, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं नंबर 2 टाइटल में, द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड इन 1066 यानी 1066 में रिजल्टेड इन द इन्फ्यूजन ऑफ नॉर्मन फ्रेंच वोकैबुलरी एंड ग्रामर इनटू द फ्रेंच लैंग्वेज। तो इसका क्या, जब ये लोग यानी नॉर्मन ने इंग्लैंड पे हमला किया और फिर इंग्लैंड को फतह भी किया, यहाँ पे एंगल और सेक्सन आबाद थे उनको और दूसरे लोग यानी डायलेक्टिक इंग्लिश पर्सन भी मौजूद थे। तो इन लोगों को जब फतह किया तो उसके साथ उनके लैंग्वेजेस के साथ अपनी नॉर्मन फ्रेंच की वोकैबुलरी और ग्रामर को उनके साथ इन्फ्यूज़ किया, यानी उनके साथ कंडक्ट के अंदर डाल दिया, यानी इन्फ्यूज़ कर दिया या उसके अंदर जो है उंडेल दिया। और फ्रेंच पर्टिकुलरली ओल्ड फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश रूलिंग इलीट क्लास। अब यहाँ पे जो, क्योंकि यहाँ हुक्मरानी किन लोगों की अब आ गई थी, एंग्लो नॉर्मन की आ गई, तो एंग्लो नॉर्मन के जितने भी हाई क्लास लोग थे या हाई प्रोफाइल लोग थे या इलीट क्लास के लोग थे वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलने लगे, और जो लोअर क्लास के लोग थे वो इंग्लिश में अमूमन जो है वो करते थे। तो इसी वजह से जो इलीट क्लास की ज़बान थी वो यानी ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज क्या थी, वो फ्रेंच लैंग्वेज थी या ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज थी। एंड मैनी फ्रेंच वर्ड्स एंड फ्रेजेस वर इनकॉर्पोरेटेड इनटू मिडिल इंग्लिश स्पेशली इन द लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। और समाजी तनाज़ुर में या यानी कानूनी तनाज़ुर में और इंतज़ामी तनाज़ुर में जितने भी उसके अल्फाज थे वो इसी लैंग्वेज के साथ मिल गए, यानी यहाँ की इंग्लिश के साथ। अब ये तो यानी सेकंड नंबर पे था। थर्ड नंबर को आप लोग देखें, यानी फोनोलॉजिकल चेंजेस या फोनोलॉजी बेस्ड चेंजेस जो थे, यानी फोनोलॉजी मीन जो साउंड रिलेटेड यानी जो चेंजेस थे वो वेरिएशन कैसे आए। यानी मिडल इंग्लिश लैंग्वेज जो था या एंग्लो नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड जो था सा सिग्निफिकेंट चेंजेस इन प्रोनाउंसिएशन, यानी काफ़ी लफ्ज़ की अदायगी, तलफ़ुज़ की अदायगी या एक्सेंट में काफ़ी सारे चेंजेस आए। विद द लॉस ऑफ सम ओल्ड इंग्लिश वाल साउंड, जिसको आप लोग वावल कहते हैं, अगरचे ये वाल साउंड है, यानी बाज़ ओल्ड इंग्लिश के वाल साउंड को जो है यानी को दिया गया एंड द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू वाल साउंड आ गए। फॉर एग्जांपल कौन से ओल्ड यानी लॉन्ग वाल्स थे, यानी अमूमन जैसा कि इस पर हमारा ऑलरेडी लेक्चर भी हो चुका है और उसमें लॉन्ग वाल्स और शॉर्ट वाल मैंने बड़े तफसील के साथ उसको जो है बयान किया और ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग उसको देख भी सकते हैं। और ख़ासकर प्रोनाउंसिएशन पे भी काफ़ी टॉपिक हो चुके हैं, आप लोग उसको जो है देख भी सकते हैं। तो इसी वजह से ये शॉर्ट वाल्स और लॉन्ग वाल साउंड जो है अलग-अलग यानी कैटेगराइजेशन भी वहाँ पे मैंने की है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि एंग्लो नॉर्मन जो थे, एंग्लो नॉर्मन में यानी ये चीज़ जो थी वो शॉर्ट वाल्स जो थे वो यानी कुछ वाल साउंड जो थे ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज के उनकी लॉस हो गई और न्यू वाल साउंड जो है आ गए। फॉर एग्जांपल दी ओल्ड इंग्लिश लॉन्ग वाल्स में क्या था, जैसा कि ये स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, यानी आई आप लोग को भी उसमें यानी ब्रैकेट में नज़र आती है ई, और ये जितने भी अलामतें उसके साथ लिखी हुई इसको फोनेटिक सिंबल कहते हैं और इस पे IPA भी कहते हैं, ये इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट भी कहते हैं। इस पे भी मेरा लेक्चर हो चुका है और ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ से आप लोग बेहतरीन अंदाज में समझते हैं। और I, E, U, O और E, A जो है यानी ये किस एवॉल्व इनटू मिडल इंग्लिश डिफ्थंग, यानी डिफ्थंग के साउंड में इसको चेंज किया गया। डिफ्थंग साउंड किस चीज़ को कहते हैं, यानी जिसके अंदर यानी आप लोग कह सकते हैं कि एक जो है यानी दो किस्म के साउंड एक ही सिलेबल में यानी सिलेबे में एक दो किस्म से साउंड मौजूद हो और ऊपर वाले साउंड से नीचे वाले साउंड की तरफ फ्लो हो रहा हो, तो ऐसे साउंड को हम डिफ्थंग साउंड्स भी कहते हैं। जिस तरह नीचे लिखा हुआ है यानी A, E, O, O, E रेस्पेक्टिवली, इसी तरह इसके अंदर ये चेंजेस आए हैं। देयर वर आल्सो चेंजेस इन द कॉन्सोनेंट साउंड एंड स्पेलिंग, और इसके अलावा कॉन्सोनेंट में भी और स्पेलिंग में। ये तो फोनोलॉजिकल चेंजेस थे। यानी थर्ड नंबर पे आप जो है आप लोग क्या यानी ये तो उसके आप लोग जो है इन्हें बेसिक को समझ गए। आप जो है फोर्थ नंबर पे जाते हैं। फोर्थ नंबर पे इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स, इन्फ्लेक्शनल एंडिंग फोर्थ नंबर पे और फिफ्थ नंबर पे है वोकैबुलरी के कैसे एंग्लो नॉर्मन के पीरियड में यानी कैसे चेंजेस आए।
तो इन्फ्लेक्शन एंडिंग किस चीज़ को कहते हैं? वो एंडिंग जिसको थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के जो है पेश किया जाता है लफ्ज़ को, यानी कुछ जो है लैटिन, कुछ फ्रेंच और कुछ जो है मुख्तलिफ डायलेक्टिकल वर्ड को यानी तोड़ मरोड़ के या डेंट पेंट करके पेश किया जाता है, उसको इन्फ्लेक्शन एंडिंग वाले वर्ड्स कहा जाता है। यानी कैसे? यानी मिडल इंग्लिश रिटेन सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इन्फ्लेक्शन एंडिंग ऑफ द ओल्ड इंग्लिश बट मेनी ऑफ दीज वर सिंप्लीफाइड आर लॉस्ट ओवर टाइम। यानी बहुत सारे यानी मिडल इंग्लिश के जो लैंग्वेज थे, यानी लैंग्वेज के जो वर्ड थे बड़ी कम्प्लेक्स यानी इन्फ्लेक्शन एंडिंग रखते थे, और इन्होंने जो है रिटेन हासिल भी किया था इस मतलब एक कम्प्लेक्स पेचीदा किस्म के इन्फ्लेक्शन एंडिंग को। लेकिन बाज़ जो थे वो इतने सिंप्लीफाई हो गए या बाज़ जो थे बिल्कुल अपनी हैसियत भी खो दी। फॉर एग्जाम्पल द ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज सिस्टम ऑफ ग्रामेटिकल जेंडर, जो जेंडर के मुतालिक था यानी मेस्कुलन और फेमिनन, वाज असाइन जेंडर टू नाउन, इन्होंने जेंडर नाउन को भी असाइन किए थे। ग्रेजुअली डिस्पेयर इन द मिडल इंग्लिश, जो मिडल इंग्लिश या आजकल के टुडे लैंग्वेज में जो है फिर क्या हो गए यानी डिस्पेयर है, यानी आजकल हमारे जेंडर में यानी मेस्कुलन फेमिनन पाया जाता था और पहले जो था इसमें यानी न्यूट्रल पोजीशन भी पाई जाती थी और नाउन को भी ये लोग जेंडर के यानी ज़िम्रे में असाइन कर लेते थे। अब जो था ये यानी 5th नंबर वाले को आप लोग देख रहे हो वोकेबलरी। वोकेबलरी में कुछ ऐसे अल्फाज थे जो मुख्तलिफ फ्रेंच, लैटिन और उनसे आ चुके थे और आजकल की इंग्लिश में भी यूज़ होते हैं। यानी कैसे मिडल इंग्लिश की वोकेबलरी अंडरवेंट सिग्निफिकेंट चेंजेस ड्यू टू बोरोइंग फ्रॉम फ्रेंच, लैटिन एंड अदर लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज के लिए पहले जो है ये लैटिन की सूरत है, यानी पहले एंगल और सेक्शन के अपने वेस्ट जर्मनिक की सूरत में, फिर इन्होंने लैटिन को ले लिया। इसके बाद फ्रेंच वाले लोग एंग्लो नॉर्मन आ गए, तो एंग्लो नॉर्मन की फ्रेंच और उनकी लैटिन और फिर बाकी लैंग्वेजेस आपस में मिल के यानी मैनी न्यू वर्ड्स वर इंट्रोड्यूस, कई नए अल्फाज जो है फिर मार्ज वजूद में। Particularly in the areas of law, government, religion and chivalry, Old English words that were similar in meaning to borrowed word often coexisted, leading to the synonym in the Middle English language. यानी बाज़ औक़ात आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज में जो सिनोनिम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं और सिनोनिम जो मुतरादिफ अल्फाज होते हैं यानी एक जैसे मीनिंग रखने वाले, तो बाज़ औक़ात ये अल्फाज वही बारो वर्ड्स होते हैं जो यहाँ हमने लैटिन से या फ्रेंच से या दूसरे लैंग्वेजेस से जो है उनको जो है लिया होता है और आजकल भी वो को एग्जिस्टेड हैं और आज भी मौजूद है। इसी वजह से इसको सिनोनिम्स या फिर उसको जो अगर मुखालिफ है अपोजिट वाले तो एंटोनिम्स में भी चेंज हो जाते हैं। तो ये मिडिल इंग्लिश में यानी वोकेबलरी और इन्फ्लेक्शन एंडिंग के बारे में यानी 4th और 5th नंबर था। आप जो है स्पेलिंग के बारे में जो है कुछ पढ़ लेते हैं। यानी स्पेलिंग भी चेंज हो गए। यानी मिडिल इंग्लिश स्पेलिंग वाज नॉट स्टैंडर्डाइज्ड, वो इतनी स्टैंडर्डाइज नहीं थी एंड देयर वाज अ वाइड वेरिएशन इन द हाउ वर्ड वाज स्पेल्ड, यानी कई जो है चेंजेस थे, वेरिएशन थे। द यूज ऑफ द फ्रेंच एंड लैटिन ऑर्थोग्राफिक कन्वेंशन इन्फ्लुएंस English spelling and many words were spelled phonetically based on how they were pronounced, यानी कैसे वो प्रोनाउंस होते हैं उसी की बिना पर उनकी स्पेलिंग बनाई। तो स्पेलिंग सीखने का भी तरीका ये है कि कैसे आप लोग सिलेबल वर्ड को मुंह से निकालते हैं, तो उसके उस जिस तरह आप लोग यानी ब्रेथ को निकालते हैं, साउंड को निकालते हैं, उस साउंड की स्पेलिंग किया करें। यही स्पेलिंग का बेसिकली तरीक़ाकार है। लेकिन पहले ये लोग यानी आप लोग सुनते आ रहे हैं, यानी मैं आप लोग को जो है ये बात कर रहा हूँ कि ये जो स्पेलिंग मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड के दौरान थी, तो इस दौरान क्या रहा है, यानी इस दौरान वेरिएशन तो थे, कोई स्टैंडर्डाइज स्पेलिंग के रूल्स नहीं थे। इन्होंने जो है फ्रेंच और लैटिन से इस कन्वेंशन या उसके रिवायात को अपना लिया और इसी वजह से उस फ्रेंच और लैटिन की असरात जो है यानी स्पेलिंग पे अभी भी मौजूद है और आजकल भी प्रोनाउंसिएशन उसी तरीके के मुताबिक होती है जो फ्रेंच और लैटिन में होती है, क्योंकि उनके आर्थोग्राफिक या उसकी आर्थ्रोलॉजी या उसके जो है स्ट्रक्चर या उसके यानी बोन्स से यानी आर्थोग्राफिक से यानी कन्वेंशन से वो चीज़ इन्फ्लुएंस हो गया और आजकल इंग्लिश स्पेलिंग जो है उसकी वजह से राइज है। इसी तरह डायलेक्टिक वेरिएशन यानी पहले जो थी यानी आप लोग एंगल और सेक्शन के दौर में यानी आप लोग देख रहे थे कि उस वक्त भी कई डायलेक्ट मौजूद थे, मकामी बोलियां मौजूद थी और उन डायलेक्टिक वेरिएशन और कई डायलेक्टिक वेरिएशन भी आ गए यहाँ पे। तो इसी वजह से मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज जो था वाज नॉट अ यूनिफॉर्म लैंग्वेज, कोई ऐसा बाकायदा लैंग्वेज नहीं था एंड देयर वर रीजनल डायलेक्ट्स
डायलेक्ट्स, क्योंकि यहाँ मकामी बोलियाँ भी थी विद द डिस्टिंक्ट प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर एंड वोकेबलरी, और उसकी हर एक की नुमाया प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर और एक्सेंट और वोकेबलरी थी. सम डायलेक्ट सच एज वेस्ट मिडलैंड and East Midland were most influential in the development of Middle English literature. और Middle English literature या Middle English language में इनका काफ़ी जो है इन्हीं ईस्ट मिडलैंड का और वेस्ट मिडलैंड के इन्हीं डायलेक्ट का काफ़ी जो है इन्फ्लुएंस रहा. तो डायलेक्ट का भी काफ़ी रोल रहा है, क्योंकि अभी इंग्लिश जो है इन्हीं एवोल्यूशन प्रोसेस से गुजर रही थी, कोई इन्हीं लैंग्वेज नहीं बन चुकी थी, तो इसी वजह से काफ़ी सारी चीज़ों का उस पर असर था. ये तो स्पेलिंग और डायलेक्टिक वेरिएशन आप लोगों ने यानी उसमें जो मकामी बोलियों में तब्दीलियां थी वही चीज़ों के इन्फ्लुएंस फिर इसमें ये उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक में आता है. और अब जो है लिटरेचर की जानिब यानी 8 नंबर पे लिटरेचर है. मिडिल इंग्लिश was the language of some of the most important work of the English literature, including the work of Geoffrey Chaucer, जो 14th सेंचुरी का राइटर है. और जोफ्री चासर की राइटिंग से काफ़ी जो है उन्होंने असर कबूल किया लैंग्वेज ने और ख़ासकर लिटरेचर ने. और विलियम लैंगलैंड ने एंड द एनोनिमस ऑथर्स ऑफ सर गॉविन ने एंड द ग्रीन नाइट ने. और इसी तरह मिडल इंग्लिश लिटरेचर रिफ्लेक्ट द लिंग्विस्टिक चेंजेस, और उसने कुछ यानी लैंग्वेज के चेंजेस भी यानी उसमें शो किए एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस और सकाफती असरात को भी ऑफ द टाइम उस वक्त के, इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ द फ्रेंच एंड लैटिन लोन वर्ड्स, यानी कुछ फ्रेंच और जो लैटिन के लोन वर्ड यानी लिए गए जो थे 12 वर्ड्स थे, एज वेल एज द इवॉल्विंग सेंटेक्स, या उसका जो तरीक़ेकार स्ट्रक्चर था, ग्रामर एंड वोकेबलरी ऑफ द मिडल इंग्लिश. तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि उस लिटरेचर पे और उस लैंग्वेज पे इन लोगों के जो यानी पहले यानी लिटरेरी पीपल थे, लिटरेरी वर्क्स वाले लोग थे, तो उनके ज़बानों और उनके जो है डायलेक्ट का काफ़ी असर रहा इस यानी मिडल इंग्लिश लैंग्वेज पे. और आखिर में जो है यानी कंक्लूजन में आप लोग के सामने पेश करता हूँ. यानी मिडल इंग्लिश लैंग्वेज बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट अ ट्रांजिशनल फेज इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. ट्रांजिशनल फेज से यहाँ पर मुराद है ये वो स्टेज है जो एंग्लो सेक्सन पीरियड से या ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड से जो है हो कि ये मिडल इंग्लिश लैंग्वेज में जो है आ गया, एज इट अंडरवेंट a significant changes due to the influence of French and other language and began to evolve into the early modern English of the Renaissance period. क्योंकि इस पीरियड के बाद आप लोग जो है मॉडर्न इंग्लिश पढ़ेंगे, रेनेसांस पीरियड पढ़ेंगे, और ये जो है एक पेवमेंट और एक पाथवे था यानी मॉडर्निज्म की तरफ. इसी वजह से ये मिडल इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अभी मैंने आप लोग के साथ शेयर की. नीचे प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल and follow our Facebook page on the same title हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग एम्पायर. यानी इसी हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग एम्पायर पे हमारा यूट्यूब चैनल है, आप लोग उसको लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. और इसी तरह फेसबुक पेज भी हमारा हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग एम्पायर पे भी आप उसको लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं. और अगर वीडियो जो है पसंद आई तो आप लोग उसको लाइक भी कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.